हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑडियो विजुअल एड्स। आज हम देखेंगे कि ऑडियो विजुअल एड्स किसे कहते हैं और इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि हमें पता ही है कि टुडे वी आर फेसिंग द चैलेंज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। द अवेलेबल एक्सप्लोर्ड नॉलेज इज टू बी ट्रांसमिटेड टू अवर younger generation. In transmitting maximum quality of knowledge with less efforts and time, teachers require to use teaching aids because of the reason that teaching aids facilitate teaching effectiveness. जैसे कि हमें पता है कि आज का जो समय है वो क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी का है। और इस युग ने क्या किया है कि हमारे चारों तरफ एक बहुत प्रचुर मात्रा में नॉलेज का एक भंडार इकट्ठा कर दिया है। और आज का जो टीचर है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरीके से वो जो नॉलेज है वो अपनी यंगर जनरेशन यानी अपने स्टूडेंट तक ये नॉलेज को किस तरह से वो ट्रांसमिट कर सके, ताकि बच्चों तक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन सही तरीके से, आसान तरीके से, इजी वे में जा सके। उसके लिए टीचर क्या करता है कि अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारे टीचिंग मेथड्स, टीचिंग टेक्निक्स, मटेरियल, डिवाइसेस आदि का यूज़ करता है। और अब कोशिश करता है कि जो उसकी टीचिंग ऑब्जेक्टिव है वो अच्छी तरीके से अचीव हो सके, कि स्टूडेंट की लर्निंग अच्छी तरीके से हो सके। अगर जो है एक टीचर सिर्फ वर्बल तरीके से, वर्बलाइजेशन के थ्रू ही, वर्बल तरीके से ही अपने लेक्चर मेथड जो हो गया उसके थ्रू ही ये नॉलेज बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करता है, तो ये उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। हमारी रिसर्चेस हमें ये शो करती है, हमारी रिसर्चेस से भी पता चला है कि एक बच्चा जो रीड करता है उसका 10%, जो वो सुनता है उसका 20%, जो वो देखता है उसका 30%, जो वो सुनता है और देखता है उसका 50%, और जो वो कहता है अपने शब्दों में सुनने के बाद, पढ़ने के बाद जब वो कहता है तो वो 70%, और जब वो कहता है वो करके देखता है तो उसका 90% तक उसकी मेमोरी में रिमेम्बर हो रहता है लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक। यानी कि इसको इतना वो अच्छी तरीके से याद कर सकता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका मतलब कि फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस ये ज़रूरी है कि जो बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं वो इस तरीके से दें जिससे कि वो अपने मैक्सिमम सेंसेस का यूज़ करते हुए उन नॉलेज को प्राप्त कर सकें। Now, definition and meaning of teaching aid. According to Burton, audio-visual aids are those sensory objects or images which initiate, stimulate and reinforce learning. बर्टन ने क्या कहा? बर्टन ने कहा कि श्रव्य दृश्य सामग्रियां वह संवेदनीय पदार्थ या वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ प्रेरित करती हैं और उसे पुनर्बलन प्रदान करती हैं। According to Edgar Dale, audiovisual aids are those devices by the use of which communication of ideas between persons and groups in various teaching and training situations is helped. These are also termed as multisensory material. एडगर डेल के अनुसार श्रव्य सामग्रियां वे युक्तियां हैं जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार के शिक्षणों व प्रशिक्षणों स्थितियों में व्यक्तियों एवं समूहों को विचारों के संचार में सहायता मिलती है। इन्हें बहुसंवेदनशील सामग्रियों के रूप में भी जाना जाता है। According to Ecident, audiovisual aids means that complete material which helps to understand the written and oral subject matter in classroom or in other teaching situation. Ecident के अनुसार श्रव्य सामग्री ऐसी सामग्री हैं जो कक्ष में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली जाने वाली पाठ्य सामग्री को समझने में लाभ पहुंचाती है, अर्थात सहायता करती है। मरियम वेबस्टर, टीचिंग एड इज एन ऑब्जेक्ट। टीचिंग एड क्या है? ऑब्जेक्ट है। सच एज बुक, पिक्चर और मैप, जैसे कि कोई बुक हो गई, पिक्चर हो गई, मैप हो गई, और डिवाइस सच एज डीवीडी और कंप्यूटर एंड ओएचपी, एलसीडी प्रोजेक्टर, यूज बाय अ टीचर टू एनहेंस क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, जो कि एक टीचर यूज करता है अपने क्लासरूम के में टू क्योंकि अपने क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को बढ़ाने के लिए सहायता देता है। Thus, from the above definition, we can say that teaching aids or audiovisual aids are added devices that help the teacher to clarify the concept, makes learning more stable, to achieve the instructional objectives,
एंड सो टू मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि टीचिंग एड्स क्या होते हैं? टीचिंग एड्स वो डिवाइसेस होते हैं जो एक टीचर की सहायता करते हैं ताकि वो अपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से बच्चों के सामने क्लैरिफाई कर सके, क्लियर कर सके, स्पष्ट कर सके। मेक्स लर्निंग मोर स्टेबल, बच्चों की जो लर्निंग है वो क्या हो, कंपेरेटिवली और अधिक अपेक्षाकृत स्थायी हो। टू अचीव द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, टीचर के जो अनुदेशात्मक उद्देश्य है उनको वो अचीव कर सके कक्षा में, और ताकि यानी कि इससे क्या होगी, फिर उसकी टीचिंग और भी अधिक इफेक्टिव, प्रभावी होगी। Now, need and importance of teaching aid. बेस्ट मोटिवेटर एंड अटेंशन कंपेलर। जो टीचिंग एड हमारे होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित वो करते हैं, वो कंटेंट की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। टीचिंग एड से क्या होता है कि टीचर की टीचिंग में विविधता आती है, बच्चों को कुछ नया सीखने देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो अपने कंटेंट की तरफ रहता है, जिससे कि वो क्या होते हैं और सीखने के लिए मोटिवेट होते रहते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, और उनका ध्यान जो है, उनका अटेंशन जो है पूरी तरीके से जो है क्लासरूम टीचिंग और क्लासरूम जो कंटेंट होता है उसकी तरफ रहता है। नेक्स्ट वन इज एनकरेज हेल्दी एंड एक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन। टीचिंग एड के थ्रू जब टीचिंग करता है टीचर, तो क्या होता है कि बच्चे एक्टिवली क्लासरूम में जो है अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और क्लास में एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है इससे टीचर, जिससे क्या होता है कि क्लासरूम का जो इंटरेक्शन होता है वो हेल्दी होता है और बच्चे एक्टिव होकर के उसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होता है। फॉलो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। मैगजिम्स ऑफ टीचिंग हमने पढ़े थे, शिक्षण सूत्र जिनको कहते हैं। तो जब हम टीचिंग एड का यूज़ करते हैं तो टीचर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो मैगजिम्स ऑफ टीचिंग को फॉलो कर सके, उनका अनुकरण कर सके। जैसे कि जब टीचर टीचिंग एड किसी चीज़ का प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों को कराता है, किसी चीज़ को लेकर के आएगा, फिर दिखा करके फिर समझाएगा, तो बच्चे क्या करते हैं, देख करके सीखेंगे। तो यानी कि जो कौन इसमें हम हमारे कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कर रहे होते हैं, जैसे कि नोन, जो बच्चों को पता है उससे वो क्या हो करेंगे कि अननोन कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, यानी नोन टू अननोन। और लर्निंग बाय डूइंग, कई टीचिंग एड ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो बच्चे उनको खुद हैंडल कर सके, खुद करके करें उसमें कुछ एक्टिविटी। तो यानी कि लर्निंग बाय डूइंग का मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग भी यहाँ पे फॉलो होता है। इसी तरीके से जो टीचिंग एड होते हैं, जो हमारे ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, वो कई तरह के मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग टीचर उससे फॉलो कर सकता है। नेक्स्ट इज क्लियर इमेजेस। बच्चे जब प्रत्यक्ष अनुभव के थ्रू किसी चीज़ को देखेंगे, फिर प्रत्यक्ष अनुभव लेते हुए उस चीज़ को सीखेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट, उस चीज़ के प्रति उनके माइंड में एक अच्छी क्लियर इमेज डेवलप होती है और फिक्स हो जाता है उनके माइंड में वो इमेज। नेक्स्ट इज वैरायटी। टीचिंग एड के यूज़ करके टीचर की टीचिंग में वैरायटी आती है। वो पहले क्या था कि सिर्फ वर्बलाइजेशन के थ्रू, अगर लेक्चर मेथड के थ्रू ही पढ़ा रहा है, तो अब वो अलग अलग टीचिंग एड के थ्रू पढ़ाता है, जिससे उसकी टीचिंग में एक वैरायटी आती है। और टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग एड उसके सामने होते हैं जिनको वो यूज़ अपनी टीचिंग में कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम। फ्रीडम, जब टीचर टीचिंग एड का यूज़ करता है तो बच्चों को क्लास में थोड़ी बहुत फ्रीडम भी मिलती है, जैसे कि बच्चे आपस में थोड़ा बहुत टॉक कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। टीचर ने अगर कोई ऐसे टीचिंग एड है जिसमें बच्चे ऑपरेट कर रहे हैं या फिर खुद करके देख रहे हैं, तो उन्हें खुद करेंगे, तो इससे क्या होता है कि क्लासरूम का जो एटमोसफियर है वो थोड़ा सा डेमोक्रेटिक होता है, और बच्चे जो है इंटरेस्ट लेते हुए खुद अपने खुशी से, अपने मन से किसी कार्य को करते हैं, ना कि टीचर के कहने पर उस कार्य को वो करते हैं। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज टू हैंडल। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि कई टीचिंग एड ऐसे होते हैं जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो उस चीज़ को, उस टीचिंग एड को हैंडल कर सकें। जैसे कि अगर हम क्लास में ओएचपी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को बुला सकते हैं, उनका पार्टिसिपेशन उसमें ले सकते हैं, बच्चे उसको हैंडल ऑपरेट करेंगे, कैसे उसको रखना है, कैसे उसे क्या करना है, तो उस टीचिंग एड को बच्चे खुद हैंडल करने की अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है। नेक्स्ट इज सेविंग ऑफ एनर्जी एंड टाइम। टीचिंग एड के यूज से जब टीचर टीचिंग करता है तो उसकी एनर्जी और टाइम दोनों सेव होता है, वो कम समय में अधिक कंटेंट पढ़ा सकता है, और
उसको समझाने के लिए भी जो है एनर्जी भी उसको कम लगेगी। जैसे कि मान लो किसी आपको जो है बच्चों को ताजमहल के बारे में बताना है कि ताजमहल कैसा दिखता है, तो आप इतने सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे, इतना टाइम लेंगे उसके बारे में। इससे अच्छा है कि अगर आप उसका मॉडल या उसका वीडियो दिखा दें तो बच्चे उस कॉन्सेप्ट को कम समय में आसानी से सीख जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ एजुकेशन एज अ मास स्केल। टीचिंग एड टीचर को ये वो देता है कि टीचर जो है एक बहुत बड़े जनसमूह को एजुकेशन इसमें दे सकता है। जैसे कि हम टीचिंग एड अगर हम यूज़ करते हैं रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न का, तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं टीचर, एक बहुत बड़े जनसमूह को एक साथ शिक्षा दे सकता है। जबकि क्लासरूम में क्या होता है, एक लिमिटेशन होती है कि जितने हमारे पास क्लासरूम की कैपेसिटी है, जितने बच्चों को बिठा सकते हैं उतने ही बच्चों को उसमें एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज मीटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक क्लासरूम में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस लिए हुए बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुन करके ही कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, कुछ को देखना भी होता है, कुछ को खुद करके फिर वो अच्छी तरीके से सीखते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड के थ्रू टीचर क्या कर सकता है, इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी अच्छी तरीके से डील कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। बच्चे क्या करते हैं इसमें कि किसी चीज़ को देख कर सीखते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को अपने सामने सीखेंगे। ऑब्जर्वेशन उनकी होती है, ऑब्जर्वेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, इसके थ्रू सीखते हैं। इससे क्या होता है, उनके अंदर क्रिएटिविटी और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल एबिलिटीज़। बच्चे जो हैं, जो वर्बलिज्म होता है वो क्या करता है, प्रमोट मेमोराइजेशन को प्रमोट करता है। जबकि टीचिंग एड जब हम यूज़ करते हैं तो बच्चे की इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, थिंकिंग प्रोसेस, रीजनिंग पावर, ये सब चीज़ें उसके अंदर, क्रिएटिविटी डेवलप होती है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, बच्चे के अंदर जो है हायर मेंटल एबिलिटीज़ को डेवलप करती हैं। लर्निंग इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। लर्निंग इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। जब हम टीचिंग एड के थ्रू टीचिंग करते हैं तो बच्चे मैक्सिमम सेंसेस को यूज़ करते हुए सीखेंगे। तो उनकी लर्निंग जो होती है वो क्या होती है, कंपेरेटिवली मोर स्टेबल होती है, अपेक्षा के अधिक स्थायी होती है, लॉन्ग टर्म तक उनको वो चीज़ें याद रहती हैं। और द नेक्स्ट वन इज रिड्यूस वर्बलिज्म। वर्बलिज्म कम करता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। गिव रियल एक्सपीरियंस, बच्चे को वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। नाउ प्रिंसिपल्स इन द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। टीचिंग एड को यूज करते हुए किन किन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना चाहिए, इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि चयन का सिद्धांत। एक टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो अपने टीचिंग के लिए टीचिंग एड का चयन कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, तो वो ये देखे पहले कि वो किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए, बच्चों का मेंटल लेवल क्या है, कौन सी क्लास, कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए वो टीचिंग एड चूज कर रहा है, उन स्टूडेंट्स की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगी, अपनी टीचिंग एड को चूज करे। और इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन यानी तैयारी का सिद्धांत। इसमें टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी टीचिंग एड जो वो है वो प्रिपेयर जो कर रहा है वो कैसा करे कि उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करे कि जो कि मटेरियल जो वो यूज़ करता है वो मटेरियल यूज़ करे जो लोकली इजीली अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा जो टीचिंग एड वो यूज़ कर रहा है वो खुद भी प्रिपेयर कर सकता है। कोशिश करनी चाहिए कि जो टीचिंग एड हो वो मितव्ययी हो, घर पे प्रिपेयर कर सके, और इसके लिए वो स्टूडेंट की हेल्प भी ले सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन से की तरह ही प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत भी बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक टीचिंग एड अगर अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लिया गया है, प्रिपेयर कर लिया गया है, लेकिन अगर वो क्लासरूम में ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया तो इससे टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं होगी। टीचिंग के जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो किस तरह से टीचिंग एड को हम क्लासरूम में प्रेजेंट करेंगे, कौन से कंटेंट, कौन से टॉपिक, किस टाइप पे, किस समय, किस तरह से उनको उसकी कंट्रोलिंग होगी, इस बात को टीचर को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से उसको क्लासरूम में ठीक से प्रेजेंट कर सके, जिससे कि क्या सका हो कि टीचिंग ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। क्लासरूम में सभी बच्चों को वो टीचिंग एड दिखाई दे, पीछे वाला बच्चा भी उतने ही तरीके से उस कॉन्सेप्ट को, उस टीचिंग एड को देखते हुए समझ सके। इसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स। कोई भी टीचिंग इफेक्टिव होगी अगर स्टूडेंट
जो है जो टीचिंग एड हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए अच्छी अपनी तरफ से सही रिस्पॉन्स दे। अगर स्टूडेंट जो है टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो स्टूडेंट को गाइड करे और देखे कि किस तरह से स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्स करते हैं क्लास में, जिससे क्लास क्या हो, एक्टिव हो और स्टूडेंट ठीक प्रकार से सीख अच्छी तरीके से उनकी लर्निंग हो सके। उसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल के अंतर्गत हमारे पास जो है ये आता है कि टीचिंग एड जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए क्लासरूम में किन किन फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, वो सारी फैसिलिटी क्लासरूम में अवेलेबल होनी चाहिए। टीचिंग एड यूज़ करने के लिए टीचर का उस टीचिंग एड पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, किस तरह से उसको हैंडल करना है, इस बात में उसकी पूरी कंट्रोलिंग होनी चाहिए।